आज हम डिस्कस करेंगे नियोनेट में सरफेक्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये सरफेक्टेंट क्या है? सरफेक्टेंट बेसिकली प्रोटीन और लिपिड का मिक्सचर है जो फीटस के टाइप 2 नीमोसाइट्स नाम के सेल्स सिंथेसाइज करते हैं। इसका प्रोडक्शन फीटल लाइफ में 24 to 34 वीक्स में शुरू होता है और जिसके कारण लंग्स को मैच्योरिटी मिलती है और सांस लेने में आसानी होती है। सरफेक्टेंट बेसिकली फॉस्फोलिपिड से बना होता है और ये एल्वियोलाई के ऊपर एक परत बनाता है जिससे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर बलून पूरी तरह से कोलैप्स है तो उसको फुलाने में ज़्यादा ताकत लगती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा फुला हुआ है तो उसको फुलाने में फिर आसानी हो जाती है। इसी प्रकार अगर एल्वियोलाई थोड़े से इन्फ्लेटेड रहे तो उन्हें आगे इन्फ्लेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, लेकिन अगर एल्वियोलाई कोलैप्स होते हैं तो फिर ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं उनको इन्फ्लेट करने के लिए। यही कारण है कि जब सरफेक्टेंट की कमी हो जाती है तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इनको इन्फ्लेट करने के लिए बच्चा ऑटोपिप जनरेट करता है, मतलब वो एक्सेल करता है अगेंस्ट क्लोज ग्लोटिस, जिसको हम ग्रंट भी कहते हैं। तो इसलिए जो बच्चे में सरफेक्टेंट की कमी है वो बच्चा ग्रंट करता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने वेंटिलेटर के क्लासेस लिए थे इसके बारे में। सरफेक्टेंट 24 to 34 वीक्स के बीच में एल्वियोलाई में सिंथेसाइज होता है। ऐसे बच्चों के एक्सरे में रेटिकुलो ग्रैनुलर पैटर्न होता है या फिर डिफ्यूजली वाइट लंग होते हैं और लंग का वॉल्यूम कम होता है। तो सपोर्ट में फिर सीपैप दे सकते हैं, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसे रिप्लेस करें तो बच्चा बहुत जल्दी रिकवर होता है। अब रिप्लेस करने के लिए कुछ नेचुरल सरफेक्टेंट अवेलेबल होते हैं जो कि काऊ से, पिग से एक्सट्रैक्ट किए, लंग से, उनके लंग से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, और कुछ सिंथेटिक भी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो नेचुरल सरफेक्टेंट है उनका इफेक्ट अच्छा बताया गया है। तो ये कब कब यूज़ करना है? सो इंडिकेशन में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अगर सरफेक्टेंट बना नहीं है, लंग्स इमैच्योर है, प्रीमैच्योर बेबी है, ऐसे स्थिति में सरफेक्टेंट का रोल सबसे ज़्यादा है, जिसे हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज ऐसा कहते हैं। अब क्योंकि इस कंडीशन में सरफेक्टेंट नहीं होता है तो एल्वियोलाई कोलैप्स होने लगते हैं और बच्चा ग्रंट करता है, डिस्ट्रेस आता है। इसलिए जैसे ही हम इसमें सरफेक्टेंट डालते हैं एल्वियोलाई इन्फ्लेट हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरा इसका इंडिकेशन है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और मेकोनियम एस्पिरेशन है तो ऐसे स्थिति में भी उन्होंने सरफेक्टेंट का रोल बताया है। इसके अलावा भी बहुत सी जगह पे सरफेक्टेंट यूज़ होता है, लेकिन वो उतना उसका रोल प्रूवन नहीं है। फॉर एग्जांपल ARDS में यूज़ होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया में, पल्मोनरी हिमोरेज में, लोगों ने निमोनिया में भी, ARDS में भी इसको यूज़ किया है, लेकिन इसका रोल प्रूवन नहीं है। जो हम लेवल ऑफ एविडेंस बोलते हैं वो RDS के लिए सबसे ज़्यादा है और उसके बाद मेकोनियम एस्पिरेशन के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसका डोज क्या है? तो इसका डोज अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार के हमने देखे हैं जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं, तो कंपनी वाइज इसका डोज अलग होता है। मिनिमम 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ सरफेक्टेंट आपको देना है। तो सुरवंटा में 4 ml पर केजी, क्यूरोसर्फ में 2.5 ml पर केजी और न्यूरोसर्फ में 5 ml पर केजी के हिसाब से आपको देना है। इसका जो रिपीट डोज है वो भी कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, तो डोज देने से पहले आपको रिकमेंडेशन पढ़ने हैं। अब इसके इंडिकेशंस हमने देख लिए, इसका डोज हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको उन्होंने क्लासिफाई किया, इसके यूज़ को आइदर प्रोफिलैक्टिक, अर्ली रेस्क्यू और लेट रेस्क्यू इन
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो अगर कोई बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आता है या हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज में आता है तो उसको आप प्रोफिलैक्टिकली दे सकते हैं, अर्ली रेस्क्यू करके दे सकते हैं और लेट रेस्क्यू करके दे सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक मतलब ये 15 से 30 मिनट में ही बच्चे को दे दिया जाता है। बच्चे का जन्म हुआ तो 15 से 30 मिनट में ही सर्फेक्टेंट बच्चे को दे दिया जाता है। ऐसा कब करेंगे? अगर बच्चा लेस देन 26 वीकर है या फिर उसको 28 वीक से नीचे है लेकिन उसको एंटीनेटली मदर को स्टीरॉइड्स नहीं मिले हैं, या फिर कोई भी बच्चा जो लेस देन 28 वीक्स है और जिसको इंट्यूबेशन लग रहा है और वेंटिलेटरी सपोर्ट लग रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम प्रोफिलैक्टिकली सर्फेक्टेंट दे देंगे। तो अगर बच्चा 28 वीक से नीचे है तो हम उसको प्रोफिलैक्टिक सर्फेक्टेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर वो लेस देन 26 वीक है, अगर उसे इंट्यूबेशन लग रहा है या वेंटिलेटरी सपोर्ट लग रहा है और मदर को एंटीनेटली स्टीरॉइड्स नहीं मिले हैं, तो इस तरीके से हम ये कंडीशन में बच्चे को प्रोफिलैक्टिकली सर्फेक्टेंट डाल सकते हैं। अर्ली रेस्क्यू मतलब जब हम बच्चे को विद इन 2 आवर्स सर्फेक्टेंट देते हैं। अब ये अगर हम पहले 2 घंटे में देते हैं तो डोज काफ़ी कम लगता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में थोड़ा सा फ्लूइड होता है जो सर्फेक्टेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है और जिसके कारण से डोज भी कम लगता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो कोई भी प्रीटर्म बच्चा जो लेस देन 28 वीकर है, जिसको RDS है, एक्सरे पे हमको दिख रहा है कि इसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जैसे CPAP पे बच्चा है और मोर देन 40% FiO2 रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे सर्फेक्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। या फिर बच्चा वेंटिलेटर पे है और मोर देन 30% FiO2 रिक्वायरमेंट है, तो भी हम उसे सर्फेक्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर बच्चा मोर देन 28 वीकर भी है लेकिन अगर उसको साइंस ऑफ प्रीमैच्योरिटी है, साथ में एक्सरे पे HMD है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो भी हम सर्फेक्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। जब भी हम सर्फेक्टेंट 2 घंटे के बाद देते हैं, जन्म के 2 घंटे के बाद देते हैं, तो उसे लेट रेस्क्यू कहा जाता है। तो लेट रेस्क्यू कभी कभी जब पेशेंट टर्शियरी सेंटर की तरफ लेट रेफ़र होता है, जिसमें ट्रैवलिंग में उसके 2-3 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद में जब सर्फेक्टेंट दिया जाता है तो वो लेट रेस्क्यू कहलाता है। लेट रेस्क्यू के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि अर्ली रेस्क्यू के हैं। अब जब भी हम किसी बच्चे को सर्फेक्टेंट देना चाहेंगे तो उसमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो जो भी चीज़ें इंट्यूबेशन के लिए लगती है वो सारी लगेगी। दूसरा, बच्चे को एक फीडिंग ट्यूब लगेगा। फीडिंग ट्यूब 6 या 5 नंबर की, जो हम इसके अंदर पास करके, ET के अंदर पास करके बच्चे को सर्फेक्टेंट देंगे। एक वाइड बॉल नीडल लगेगा जो हमें एस्पिरेट करने के लिए, सर्फेक्टेंट एस्पिरेट करने के लिए लगेगा। अब सर्फेक्टेंट काफ़ी थिक होता है तो उसको एस्पिरेट करने के लिए आपको वाइड बोर नीडल चाहिए, अदरवाइज जो स्मॉल साइज़ की अगर आप नीडल यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा आपको अम्बू बैग लगेगा या फिर न्यू पफ लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को PWP डिलीवर हो तो उसके लिए हम अम्बू बैग से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें या तो स्पेशल अम्बू बैग लगेगी पीप वाली, या फिर हमें न्यू पफ लगेगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि हम सर्फेक्टेंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसका कॉस्ट एक्सप्लेन करना है, रिस्क एक्सप्लेन करना है, उनका कंसेंट लेना है। उसके बाद ही प्रोसीजर शुरू करनी है। सो प्रोसीजर शुरू करने से पहले आपको जो भी डोज आ रहा है, जैसा हमने पहले देखा था कि बच्चे का जो भी डोज आ रहा है उतना सर्फेक्टेंट सिरिंज में लोड करके रखना है और फीडिंग ट्यूब को आपको एप्रोप्रिएट लेंथ पे कट करके रखना है। तो जो भी बच्चे के साइज़ के हिसाब से आपने ET ट्यूब सिलेक्ट की है तो उसमें आपको फीडिंग ट्यूब डाल के जो ET का आई है, जो आई ओपनिंग रहती है, जहाँ से हम चाहते हैं कि अगर गलती से पेशेंट अगर राइट ब्रोंकस में इंट्यूबेट होता है तो ये लेफ़्ट आई दिया हुआ होता है ताकि लेफ़्ट लंग भी वेंटिलेट होता रहे। तो ये आई के ऊपर आपको फीडिंग ट्यूब को कट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे सर्फेक्टेंट देंगे और गलती से अगर हमारा ET का ट्यूब राइट ब्रोंकस में भी है तो भी थोड़ा सर्फेक्टेंट लेफ्ट ब्रोंकस में जाएगा।
यदि हम पूरा लेंथ ईटी के टिप तक के फीडिंग ट्यूब कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम पूरा सर्फेक्टेंट राइट लंग में ही डाल दें। तो ये एक मेजर हम ले सकते हैं कि आई के ऊपर हम ये फीडिंग ट्यूब के टिप को कट कर दें। अब ये जो हमने अब पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, इंट्यूबेट करने के बाद में ईटी को सिक्योर करना है। दोनों तरफ एयर एंट्री चेक करनी है। अगर एयर एंट्री दोनों तरफ इक्वल है तभी आपने सर्फेक्टेंट डालना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक साइड में ईटी गई हुई है, राइट साइड में ईटी गई है, तो पूरा सर्फेक्टेंट आपका राइट साइड में चला जाएगा। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीनली एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि इंट्यूबेशन बराबर से हुआ है नहीं हुआ है तो आप चेक एक्सरे करवा सकते हैं। जो भी आपकी यूनिट की पॉलिसी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो एक्सरे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ईटी आपकी बराबर है, दोनों तरफ एयर एंट्री इक्वल है। उस टाइम पे फिर आपको फीडिंग ट्यूब से सर्फेक्टेंट देना है। आप सर्फेक्टेंट देते वक्त जहाँ तक आपने मेजर करके रखा है, जहाँ से आपने मेजरमेंट लिया है, वहीं तक के आपको फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करनी है। और जो भी डोज आपका कैलकुलेट हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 ml कैलकुलेट हुआ है तो आपको 4 एलिकॉर्ड्स में देने हैं, मतलब 1 ml के आपको एलिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे। और 1 ml देने के बाद में आपको थोड़ी देर के लिए अम्बू करना पड़ेगा। आप अम्बू कर सकते हैं या फिर आप नियोपफ पे भी बच्चे को ले सकते हैं। अब जब आपने सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं तो आपने ईटी में एक थिक लिक्विड डाला है, जिसके कारण से बच्चे का थोड़ा सैचुरेशन कम होगा, हो सकता है थोड़ा सा हार्ट रेट भी कम होगा। तो यहाँ पे आपको अम्बू करना है और अम्बू रैपिडली करना है। फ्रीक्वेंसी 60 के ऊपर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा विगरस अम्बू नहीं करना है। आप उसको छोटे छोटे टाइडल वॉल्यूम पे उसको फ्रीक्वेंटली अम्बू कर सकते हैं। या फिर अगर आप नियोपफ यूज़ कर रहे हैं तो आपको पीआईपी को 10% से बढ़ा देना है। अगर पहले आप 10 का पीआईपी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 11 करना है, ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवरऑल लंग पे। और इस टाइम पे आपको चेस्ट को ऑस्कल्टेट भी करना है कि जो भी आपने सर्फेक्टेंट डाला है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और वहाँ पे कोई ऐसे क्रैकलिंग साउंड्स नहीं आ रहे। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो सर्फेक्टेंट आपने डाला है वो वापस ईटी में नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो फिर आप उसको नेक्स्ट डोज दे सकते हैं। अगर हमने 1 ml का एलिकॉट डिसाइड किया तो नेक्स्ट 1 ml आपको देना है। सेम प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है जब तक कि वो सर्फेक्टेंट ईटी में वापस आना बंद हो जाता है और क्रैकलिंग साउंड्स चेस्ट में नहीं आते ऑस्कल्टेशन में। जब आप पूरा सर्फेक्टेंट बच्चे को दे देते हैं तो उसके बाद भी कुछ देर के लिए आपको अम्बू करना है। शुरुआत में वो लोग बोलते थे कि सब पोजीशन में चेंज करना है, लेफ्ट लैटरल, राइट लैटरल, फिर प्रॉप्ड अप करो और फिर डालो। अभी ये रूटीनली रिकमेंडेशन नहीं है। वो कहते हैं कि सुपाइन पोजीशन में ही आप इसको डालिए, एक ही पोजीशन में हल्का सा प्रॉप्ड अप करके। इसको रूटीनली बच्चे को पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देने के बाद में जो ये हो गया, इसको बोलते हैं रैपिड बोलस टेक्निक। किसी इसमें लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसको लीजा टेक्निक बोलते हैं, लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इंट्यूबेट ना करते हुए एक थिक कैथेटर, एक मोटा कैथेटर ट्रकिया में डाल के उसमें से उसको बच्चे को सर्फेक्टेंट दिया जाता है और उसके बाद में फिर से उसको सीपैप पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे इंट्यूबेशन का जो भी हैंडलिंग है इंट्यूबेशन के वक्त का वो अवॉइड होता है। अननेसेसरी बच्चे को जो हाइपर इन्फ्लेशन होने के चांसेस रहते हैं अम्बू देने के कारण, अगर बराबर से उसका टाइडल वॉल्यूम मेंटेन नहीं किया और ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम बच्चे को गया तो वॉल्यूट्रामा, बैरोट्रामा होने। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक है, जैसे लैरिंजियल मास से भी आप सर्फेक्टेंट दे सकते हैं। न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, उसमें वो नेबुलाइजर में भी सर्फेक्टेंट यूज़ करने के लिए, लेकिन ये सारे अभी रिसर्च स्टेज पे ही है। अभी इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं आए हुए। एक और टेक्निक होता है कि जैसे ही बच्चा अगर अदरवाइज ठीक है, सीपैप पे FiO2 लग रहा है, आपने डिसाइड कर लिया कि इसको सर्फेक्टेंट देना है, तो उसमें आप एंश्योर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एंश्योर मीन्स इंट्यूबेट, सर्फेक्टेंट गिवन एंड देन एक्सट्यूबेट टू सीपैप। तो ऐसे बच्चे को इंट्यूबेट कीजिए, सर्फेक्टेंट दीजिए
अम्बू कीजिए और उसके बाद में उसको एक्सट्रूबेट करके, जैसे उसका स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन अच्छा आता है, एक्सट्रूबेट करके उसको वापस से सीपैप पे ले लीजिए। तो इससे अननेसेसरी बच्चे का वेंटिलेशन इंजरी बच जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा रूटीनली यूज़ टेक्निक है। तो जब भी आप इंश्योर करना चाहते हैं, जब भी आप इंश्योर टेक्निक से सर्फेक्टेंट देना चाहते हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग सीडेटिव्स नहीं देने हैं। दूसरा, जब आप इंश्योर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने स्टडी किया तो उसमें देखा कि ये चांसेस ऑफ बीपीडी कम कर देता है अगर आप इस तरीके से करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बच्चा प्रीमैच्योर्ड है या फिर बच्चे को बर्थ एस्पेक्सिया है जिसके कारण से उसका सीएनएस अच्छा नहीं है, रेस्पिरेटरी ड्राइव अच्छा नहीं है, या फिर आप बहुत लेट यूज़ कर रहे हैं सर्फेक्टेंट, है ना, लेट रेस्क्यू टेक्निक से अगर बच्चे को सर्फेक्टेंट दे रहे हैं, तो वैसे स्थिति में ऐसा पाया गया है कि ये इंश्योर टेक्निक उतना हेल्पफुल नहीं होता। तो वो भी हमको देखना है कि एक्सट्रूबेट करने के क्राइटेरिया में बेबी आता है या नहीं। अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो आपको उसको इंट्यूबेटेड ही रखना है। तो इस तरीके से अगर सर्फेक्टेंट दे दिया है तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ों के लिए बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चे का चेस्ट हाइपर इन्फ्लेट तो नहीं हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। अगर आप बच्चा वेंटिलेटर पे, अगर टाइडल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब लंग्स का कॉम्प्लायंस काफ़ी अच्छा हो गया है। ऐसे इसमें आपको PEEP और PIP दोनों कम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर बच्चा सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है तो आपको FiO2 भी धीरे धीरे कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस सर्फेक्टेंट डाल दिया और आपका काम हो गया, आप निकल गए। आपको जब भी सर्फेक्टेंट देते हैं तो उसके 2 घंटे बाद 2 घंटे तक बच्चे को क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे आपने सर्फेक्टेंट दिया, लंग कॉम्प्लायंस बढ़ने के कारण लंग हाइपर इन्फ्लेट होकर उनको वॉल्यू ट्रॉमा हो सकता है या फिर निमोथोरैक्स भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें मॉनिटर करनी है। आइडियली 1 घंटे बाद आपने ABG करना चाहिए, एक एक्सरे कर लेना चाहिए, और एक्सरे पे अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा दिख रहा है तो आपने PEEP और PIP कम करना चाहिए। ABG में अगर PaO2 अच्छे से मेंटेन है तो आपने ऑक्सीजन कम करना चाहिए। तो ये डिसीजन आप क्लिनिकली भी ले सकती है, लेकिन आपको बेड साइड रहना ज़रूरी है बच्चे के। तो अगर समझो बच्चे को सर्फेक्टेंट दे दिया और जैसा इम्प्रूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं है, और FiO2 का रिक्वायरमेंट अभी भी 40% से ज़्यादा है, तो 6 घंटे के बाद आप फिर से बच्चे को रीअसेस करके सर्फेक्टेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि 3 डोज से ज़्यादा सर्फेक्टेंट देने में बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, तो उन्होंने मैक्सिमम 3 डोजेस बोले हैं। तो 6 घंटे के बाद दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। किसी बच्चे में आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं इम्प्रूव हो रहा और श्योरली ये प्रीमैच्योरिटी के कारण ही सारी दिक्कतें हैं, तो आप उसको 4 घंटे के बाद भी सर्फेक्टेंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 3 डोजेस से ज़्यादा उन्होंने नहीं बोला है। अब रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है कि आपने 3 डोजेस भी दे दिए फिर भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसके क्या कारण है? तो सर्फेक्टेंट को रिस्पॉन्स न आने के कारण जो है उसमें उन्होंने बोला है एक इन्फेक्शन है, कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया बच्चे को, जिसके कारण से सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेट हो रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे को ऑलरेडी वॉल्यू ट्रॉमा हो गया है जिसके कारण से बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके लंग्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर एस्पेक्सिया है, सेप्सिस है, मेकोनियम एस्पिरेशन है। इसमें एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड लंग्स में आ जाता है जिसके कारण बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, अगर लंग्स ही उसके अच्छे से बने नहीं हैं, या फिर एसोसिएटेड कुछ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है बच्चे को, हार्ट डिसीज़ है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, जिसके कारण बच्चे को सर्फेक्टेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। बहुत बार PDA भी एक रहता है, अगर PDA है तो जिसके कारण लंग्स वेट रहते हैं और सर्फेक्टेंट को रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये सारी कंडीशंस भी आपको रूल आउट करना चाहिए, उसका भी साइड बाय साइड ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये तो हो गए कारण नो रिस्पॉन्स के। अभी कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, तो जैसे इंट्यूबेशन कर रहे हैं, इंट्यूबेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन सारे इसमें हो सकते हैं। और इंट्यूबेट करने के बाद आपने जैसे मैंने बताया कि सर्फेक्टेंट एक थिक लिक्विड है, वो आपने ट्रकिया में डाला, तो जिसके कारण बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, बच्चे का PCO2 लेवल बढ़ सकता है अगर ET ब्लॉक हो गई उसके कारण से। इसके अलावा जब भी आप सर्फेक्टेंट देते हैं तो लंग कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है। जैसे ही लंग कॉम्प्लायंस बढ़ता है
तो पल्मोनरी प्रेशर्स कम हो जाते हैं। और अगर एसोसिएटेड पीडीए है तो लेफ्ट टू राइट शंट बढ़ जाता है, जिसके कारण से बहुत सारा ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, जिसको हम इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो बोलते हैं, जिसके कारण से बच्चे को पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, पल्मोनरी ईडिमा हो सकता है और बहुत बार पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकता है।